जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट के रूप में कुल 100 प्रश्न को हल करेंगे। जिन्होंने हमारे जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, बिना कोई देरी किए हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 100 प्रश्न को शामिल किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा बनाइएगा और बनाने के बाद आप कितने प्रश्न सही बना पाते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत के रचयिता का नाम क्या है था? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, श्रीमद् भागवत के रचयिता वेद व्यास थे, जिसे वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आंसर क्या होगा? वेद व्यास। पहला का आंसर हो जाएगा वेद व्यास। प्रश्न संख्या 2 है, विश्व की एक सर्वप्रसिद्ध कहानी दी लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन थे? आंसर क्या होगा 2 नंबर का? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। याद रखिएगा, दी लास्ट चाइल्ड के लेखक जो हैं वह मुल्क राज आनंद थे। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, समान काम के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? किसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको मालूम होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के 39 के को में किया कहा गया है। किसमें? 39 के को में। और 39 किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में है। बढ़ते हम लोग आगे की जानकारी की ओर। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली को क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, कपिल मुनि। आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा, न्याय दर्शन जो है वह गौतम ऋषि का है। यह न्याय दर्शन किसका है? गौतम ऋषि का है। पूर्व मीमांसा किसका है? जेमिनी का है। और उत्तर मीमांसा किसका है? वादरायन का है। और सांख्य दर्शन जो है वह कपिल मुनि का है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, पिछौरा भारत का एक क्या है? इसका सही जवाब होगा जमीन से हवा में मारक मिसाइल। इसका आंसर डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जमीन से हवा में मारक मिसाइल। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आगमन तैयार कौन करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ। याद रखिएगा, सीएसओ की स्थापना 1951 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय का आगमन तैयार करती है। प्रश्न संख्या 7 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आठवां प्रश्न है, आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आर्थिक शोषण का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ही प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 9 है, शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसकी देन है? नाट्य शास्त्र किसकी देन है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर होगा भरत मुनि। याद रखिएगा, भरत मुनि की देन है नाट्य शास्त्र। प्रश्न संख्या 10 है, किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक ही मान होता है? क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, -40 डिग्री। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है? यानी अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है बताना है।
आंसर क्या होगा? बिल्कुल अर्थशास्त्र के लेखक का आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त को हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य को ही हम लोग कौटिल्य कहते हैं, या कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, या चाणक्य की ये एक ही नाम है जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है प्रशासन के व्यवस्था के संबंध में। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? यानी अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां का शासन का संचालन कौन करता है? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर राज्यपाल। यानी राष्ट्रपति शासन लगने के बाद किसी राज्य में राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है। यह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न। शेक्सपियर की रचना दी मिड समर नाइट्स ड्रीम क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दी मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है एक नाटक है। याद रखिएगा, ये शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक नाटक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 14 नंबर का। पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं तब ऑप्शन को देखेंगे। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि, आपके लिए 4 ऑप्शन है। आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 14 है। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा, देखा जाए तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। यानी जब तक चुनाव आयोग परिस्थिति के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे दे कि चुनाव होगा, तब तक चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन में प्रस्तुत किया? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन। कौन कमीशन? कोठारी कमीशन ने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में 10+2+3 प्रणाली का विचार प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है 16 नंबर का। अशोक विश्व के महानतम सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि, इसका सही जवाब क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। बिल्कुल 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका, उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्श द्वारा शासन किया। यानी उसने नैतिकता का उच्चतम, अशोक का धर्म आप लोग जानते होंगे, अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं है बल्कि उच्चतर विचार सिद्धांत है। तो उसी के आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? नैतिकता के उच्चतम आदर्श शासन किया था। आंसर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। काले धन का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल 17 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, यानी धन जिस पर कर वंचन किया गया हो, यानी जिस पर कर नहीं दिया गया हो, छुपाया गया हो, उसे हम लोग काले धन के रूप में जानते हैं। 18वां प्रश्न है। ब्याज दर नीति किसका अंग है? ब्याज दर नीति किसका अंग है? आंसर क्या होगा? मौद्रिक नीति। याद रखिएगा, ब्याज दर नीति जो है मौद्रिक नीति का एक अंग है। प्रश्न संख्या 19 है। भारत में बचतों का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? आंसर होगा, याद रखिएगा, घरेलू क्षेत्र से। भारत में जो है बचत का सबसे बड़ा भाग घरेलू क्षेत्र से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 20 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सर्वप्रथम जोड़ा गया? आंसर क्या होगा? 1976। याद रखिएगा, भारतीय संविधान मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं थी। बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर। कभी कभी यह भी पूछता है, तो याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर। और यह कहाँ से लिया गया था? तो रूस के संविधान से लिया गया था मौलिक कर्तव्य को। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का प्रश्न है। जुपिटर ग्रह
जिसे हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं, के उपग्रह चंद्रमाओं की खोज किसने की थी? आंसर क्या होगा? तो जुपिटर ग्रह जो है के उपग्रह के चंद्रमाओं की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर का प्रश्न है, किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? तो यहाँ भी लगा हुआ है, याद रखिएगा। एक राजा और है जिसमें नवरत्न हुआ करते थे, वह है अकबर। मध्यकाल में कौन थे? अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। लेकिन यहाँ प्राचीन हिंदू शासक का नाम बोला जा रहा है, उसके दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे। वह कौन शासक है? आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में लोकसभा ने सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए कब तक अनुमति दे दी है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल अनिश्चित काल तक, यानी कि कोई डेट इसका तय नहीं किया गया है, जब तक चाहे तब तक, अनिश्चित काल तक। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, 5वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पुराना प्रश्न है, 5वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या होगा? 5वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस पांडियन थे। पंडियन, जस्टिस पंडियन आंसर हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, माइकल फरेरा, माइकल फरेरा का नाम किससे संबंधित है? आंसर क्या होगा? माइकल फरेरा का संबंध जो है वह बिलियर्ड से है। याद रखिएगा, माइकल फरेरा का संबंध जो है वह बिलियर्ड से है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में है? कौन निजी क्षेत्र में है? तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। याद रखिएगा, ईएसएसआर, ईएसएसआर जो है ऑयल लिमिटेड, वह निजी क्षेत्र में है। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्मित एक पूर्णतः विकसित चालक रहित विमान है? चालक रहित विमान है। आंसर कौन होगा? भारत में विकसित हुआ है, निर्मित हुआ है। आंसर है इसका लक्ष्य। याद रखिएगा, लक्ष्य का निर्माण भारत में हुआ है पूर्णतः और चालक रहित है। 28 नंबर का प्रश्न, भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति किससे प्राप्त होती है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल ताप विद्युत। भारत में अधिकतम मात्रा में ताप विद्युत का ही उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? कोला का जो स्वर्ण खदान है किस राज्य में है? बिल्कुल यह कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में कोलार खान है जो सोना के लिए प्रसिद्ध है भारत में। 30 नंबर का प्रश्न है, मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है चूंकि यह, यानी ओजोन क्यों महत्वपूर्ण है हमारे मानव जीवन के लिए? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा कवच प्रदान करता है। 31 नंबर का प्रश्न है, लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है? यानी आरबीसी के बारे में पूछा जा रहा है। आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? आंसर क्या होगा? अस्थि मज्जा। याद रखिएगा, बोन मेरो जिसे हम लोग कहते हैं, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन यह भी याद रखिएगा, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में होता है, जबकि एक मानव में अस्थि मज्जा बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित है? वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर वैधानिक संप्रभुता की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा लोकसभा में। किसमें होती है? लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में मक्का स्थित है। 34 नंबर का प्रश्न है, गेहूं की फसल को सबसे अधिक हानि
पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? कौन सी फसल गेहूं को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है? आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ढीला अस्मट। ढीला अस्मट जो है यह कवक के द्वारा होने वाला, किसके द्वारा? कवक के द्वारा होने वाला रोग है, जो गेहूं का रोग है। यह गेहूं को हानि पहुंचाती है। कवक के द्वारा एक और रोग होता है गेहूं में, उसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, किट्टू रोग। कौन कहते हैं? कभी कभी अगर पूछ दे किट्टू रोग का संबंध किससे है, तो किट्टू रोग का संबंध गेहूं से है, जो कवक के कारण होने वाला रोग है। तो ढीला अस्मट भी गेहूं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तना नहीं है? तना नहीं है, आंसर क्या होगा? बिल्कुल याद रखिएगा, मूली जो है वह तना में नहीं आता है। मूली जो है वह जड़ में आता है। किस में आता है? जड़ में आता है। बल्कि अदरक, आलू, प्याज ये सभी तना में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यांत्रिक तरंग की गति में कणों का अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा 36 नंबर का? बिल्कुल आंसर हो जाएगा विस्तार। आंसर क्या होगा? विस्तार कहते हैं। यांत्रिक तरंग की गति में कणों का अधिकतम स्थान जो विचलन होता है उसे हम लोग विस्तार के नाम से जानते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापमान में कितना होगा? यानी इसको बदलना है 42 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हम लोग बदल के देखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? C-0 बटा 100 इक्वल टू F-32 बटा 180। इस सूत्र पर इसे हल कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप बना लीजिएगा, शून्य शून्य कट जाएगा और C के जगह पर हम लोग 42 लिख दीजिए। 42 बटा 10 इक्वल टू F-32 बटा 118। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आगे देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसको आगे अगर हल करते हैं तो हम लोग 42 गुना 18 हो जाएगा, इधर 10F माइनस 320 हो जाएगा। तो F इक्वल टू हम लोग सीधे लिखते हैं, कितना हो जाएगा? 756 प्लस 320 बटा 10। तो इसे सॉल्व करने के बाद F का मान जो है फ़ारेनहाइट का मान आ जाता है 107.6। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। तो सूत्र नहीं भूलिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। C-0 बटा 100 बराबर F-32 बटा 180। ये सूत्र पर बैठाइएगा। अगर C का मान सेल्सियस का मान दिया हुआ है सेंटीग्रेड का तो इसमें बैठाइएगा, और फ़ारेनहाइट का मान दिया है तो इसमें बैठाइएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? आंसर होगा फोकस पर। किस पर बनेगा? फोकस पर। याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किसमें होता है? कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किसमें होता है? 39 क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों में इसका कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग करते हैं हम लोग। टीवी के प्रसारण में हम लोग जो अगर टीवी देखते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है, खनिज की खोज में भी करते हैं, अंतरिक्ष की खोज में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की परत जीवन के लिए क्या है? ओजोन परत जीवन के लिए क्या है? अब देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा लाभदायक। महत्वहीन लिखा हुआ है जो गलत होगा, हानिकारक है नहीं होगा, कोई नहीं, इसलिए लाभदायक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को धरती पर आने से रोकती है, जिससे मनुष्य चर्म रोग संबंधी बीमारी से बचते हैं, अनेक बीमारी से बचते हैं, इसलिए हमारे लिए लाभदायक है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर का। प्रश्न कह रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम दिशा बताता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? आंसर क्या होगा 41 नंबर का? बिल्कुल 41 नंबर का इसमें देखा जाए तो आंसर सी सही है। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। आगे बढ़ते हैं
42 नंबर का प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के कितने भाग के बराबर होता है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा 1/6। याद रखिएगा, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा? उसको 1/6 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 10 केजी, यानी कि 1/6 भाग होता है चंद्रमा पर भार। तो जितना भी अगर निकालने बोलेगा उसको 1/6 से गुना कर दीजिए, तो वस्तु का भार पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर जो है वह 1/6 होता है। अगला प्रश्न है, 8 ग्राम पानी को भाप में एसटीपी पर बदलने पर भाप का आयतन कितना होगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा, हम आंसर दे देते हैं 2.24 लीटर। कितना होगा? 2.24 लीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है? किस परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है? 44 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है उसका मुख्य घटक, तो याद रखिएगा एलपीजी का मुख्य घटक जो है वह ब्यूटेन होता है या आइसोब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन का मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान कहाँ है? आवर्त सारणी देखे होंगे, उसमें अधातुओं को कहाँ स्थान दिया गया है? आंसर क्या होगा 46 का? बिल्कुल, अधातुओं का स्थान जो है वह बीच में है। कहाँ है? बीच में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल HCO3, इसका यानी डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, HCO3। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस गैस के वायु में रहने के कारण होती है? यानी वायु में किस गैस की मात्रा बढ़ने पर अम्ल वर्षा होती है? बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा SO2 और NO2, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, धान की फसल की 2 साधारण बीमारियां कौन सी है? धान की फसल की बीमारी पूछा जा रहा है, कौन सी हो जाएगा 49 नंबर का? बिल्कुल, याद रखिएगा धान की 2 प्रमुख बीमारी जो है वह ब्लास्ट और खेरा है। कौन है? ब्लास्ट और खेरा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है? नाम सुने होंगे, हीमोफीलिया क्या है? तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा एक जेनेटिक बीमारी है। याद रखिएगा ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक जेनेटिक बीमारी है। हीमोफीलिया से मुख्य रूप से तो होता है, मुख्यतः पुरुष में होता है। किस में होता है हीमोफीलिया? मुख्य रूप से यह पुरुष में होने वाला रोग है, लेकिन इस रोग का वाहक जो होता है वह महिला होती है। इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले कौन जाता है? महिला होती है, लेकिन यह रोग होता है किसमें? मुख्य रूप से पुरुष में। विश्व में कहा जाता है, विश्व में सबसे पहले हीमोफीलिया रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। किसको हुआ था? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। किसने कहा था यह? हेल्डन के अनुसार, नाम भी कभी कभी याद पूछ देता है। हेल्डन के अनुसार यह बीमारी जो है हीमोफीलिया सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। जिसको यह रोग होता है वो उस रोग से प्रभावित व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटा तक रक्त में थक्का नहीं जमता है। बढ़ते हम लोग 51 नंबर प्रश्न के, निम्नलिखित में से कौन सा ओमनीवोरस है? कौन सा ओमनीवोरस है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आदमी। आदमी जो है ओमनीवोरस के अंतर्गत आता है। 52 नंबर का प्रश्न है, किस मुख्य विधि के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है? वातावरण में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम कैसे होगी? बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सांस के रूप में ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी। आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न है,
बोमेन बोमेन का कैप्सूल किससे संबंध रखता है? बोमेन का कैप्सूल किससे संबंध रखता है? आंसर क्या होगा? गुर्दे से। बोमेन का कैप्सूल का संबंध गुर्दा से है। प्रश्न संख्या 54 है। 54 में कहा जा रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इंसुलिन की खोज जो है वह बेटिंग ने की थी। ऑप्शन के आधार पर यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर 54 का हो जाएगा, बेटिंग ने की थी। याद रखिएगा, बेटिंग और बेस्ट ने मिलकर, बेटिंग और बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है, दो व्यक्ति हैं, बेटिंग और बेस्ट ने मिलकर के 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज की थी। याद रखिएगा, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा में कमी आ जाती है, अल्पस्राव होता है इंसुलिन का, तो हमें डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। लेकिन अगर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी इंसुलिन का स्राव ज़्यादा होने लगता है, तो हमें उसमें कौन बीमारी होती है? उस बीमारी का नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। याद रखिएगा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है इंसुलिन के अधिक स्राव होने से। लेकिन अगर इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज यानी मधुमेह नामक रोग हो जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 55 है। 55 कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद कौन सा है? अंतिम उत्पाद कौन सा है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंतिम उत्पाद जो है वह ग्लूकोज है। कौन है? ग्लूकोज है। यानी 55 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? कौन का है? सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है। आपके पास चार ऑप्शन है, आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा सुपर फॉस्फेट उर्वरक जो है वह बी नंबर इसका सही हो जाएगा, CaH2PO4 होल 2। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, सीसा सीसा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? आंसर क्या होगा? सीसा का मुख्य अयस्क है गेलेना, तो गेलेना से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 58 नंबर का, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? यानी प्रथम किस वैज्ञानिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा सीवी रमन। सीवी रमन, इसका पूरा नाम क्या हो गया? सीवी रमन का चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें 1954 ईस्वी में, यानी भारत रत्न सबसे पहले 1954 में ही दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 ईस्वी में। लेकिन अगर सर्वप्रथम किसी एक का नाम पूछा जाए, आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो 1954 ईस्वी में रमन को, सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, पहली क्लोनीकृत भेड़ बनाने वाला भ्रूण वैज्ञानिक कौन है? आंसर क्या होगा 59 नंबर का? बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा इयान बिलमुट। आंसर हो जाएगा इयान बिलमुट, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, संसदीय चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? संसदीय चुनाव जो होती है उसमें मत देने का अधिकार जो आम जनता को होती है, वह कौन सा अधिकार होता है? बिल्कुल याद रखिएगा, यह कानूनी अधिकार होता है, सरकारी से चाहे तो छीन भी सकती है। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर का है, कौन सा आयोग जो भारत के केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध के संबंध में कौन सा आयोग गठित किया गया था? आंसर क्या होगा? सरकारिया आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा सरकारिया आयोग। याद रखिएगा, सरकारिया आयोग का गठन जो है 1983 ईस्वी में किया गया था, 1983 में किया गया था। परंतु इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत किया कब? अक्टूबर 1987 में। अक्टूबर 1987 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन आधिकारिक रूप से, याद रखिएगा, आधिकारिक रूप से सरकारिया आयोग की रिपोर्ट जो है वह जारी की गई थी 1988 में। क्योंकि इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से
ईस्वी पर ध्यान दीजिएगा। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। और सरकारिया आयोग अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 87 में। और आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट को जारी किया गया था 88 में। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? जनहित याचिका, आंसर क्या होगा? बिल्कुल 62 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार का अतिक्रमण हुआ है वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर 63 नंबर का है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य उत्पन्न हुए विवादों का निर्णय करता है? यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है किसके मध्य उत्पन्न विवादों का न्यायिक निर्णय करेगा? आंसर हो जाएगा केवल राज्य, केवल राज्यों के बीच, यानी जो उसके सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर का, अंग्रेजी का प्रसिद्ध शतायु भारतीय लेखक कौन है? शतायु भारतीय लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? नीरद सी चौधरी। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, नीरद सी चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है, फादर टेरेसा के रूप में विख्यात व्यक्ति कौन है? मदर टेरेसा का तो नाम सुने हैं, यहां है फादर टेरेसा के रूप में विख्यात कौन व्यक्ति है? आंसर हो जाएगा अब्दुल सत्तार ईदी। याद रखिएगा, अब्दुल सत्तार ईदी जो है वह फादर टेरेसा के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है, द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा? एपीजे अबुल कलाम आजाद। एपीजे अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखा गया है द विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना किस शहर में की गई? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना किस शहर में की गई थी? आंसर क्या होगा? हैदराबाद। याद रखिएगा, इस इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना जो है वह हैदराबाद में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद, बिल्कुल इसका आंसर भी हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर भी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। सभी स्तरों पर लोक अदालतों की स्थापना करने में देश की निम्नलिखित में से कौन राज्य प्रथम स्थान ले चुका है? यानी सभी स्तरों पर लोक अदालत को स्थापित करने में प्रथम स्थान कौन लिया है? आंसर हो जाएगा केरल। कौन हो जाएगा? केरल। अगला प्रश्न है, जनरल ऑगस्टिनो पिनोचेट किस देश से संबंधित है? ऑगस्टिनो पिनोचेट जो है किस देश से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा चिली से। किससे हैं? चिली से। बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सोलर कुकर को गर्म करता है। 73 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इंफ्रारेड किरण, यानी ए नंबर इसका सही जवाब है। इंफ्रारेड किरण ही सोलर कुकर को गर्म करता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह टाइटन किस ग्रह का चक्कर लगाता है? टाइटन किस ग्रह का चक्कर लगाता है? 74 क्या हो जाएगा? शनि ग्रह का। याद रखिएगा टाइटन जो उपग्रह है वह शनि ग्रह का चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर का, टाइटेनिक के स्वामित्व वाली कंपनी का नाम क्या था? टाइटेनिक के स्वामित्व वाली कंपनी का नाम क्या था? आंसर क्या है? बिल्कुल टाइटेनिक जो जहाज बनाया था वह द व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसी के स्वामित्व वाली कंपनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के सिक्के पर यह अंकित होता है यह सब बुराइयों की जड़ है? यानी कि उनका कहना है कि सिक्का ही बुराइयों की जड़ है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल 76 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। 79 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। 81 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी
तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वेटिकन सिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 77 नंबर प्रश्न की ओर। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? आंसर क्या होगा, इजराइल। याद रखिएगा, इजराइल की गुप्तचर संस्था को मोसाद के नाम से जानते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल इस दिए हुए ऑप्शन में इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, एसिटाइल सोलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सोलिसिलिक एसिड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर का, 8 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर का प्रश्न है, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना जो है वह ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। याद रखिएगा, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज्यादा ध्यान दिया गया था और इसलिए 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे, एक भिलाई, दूसरा दुर्गापुर, तीसरा राउरकेला। नाम याद रखिएगा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। दुर्गापुर जो है वह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, डूरंड रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? डूरंड रेखा किसको अलग करती है? इसका आंसर हो जाएगा, वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। पाक अधिकृत कश्मीर में है यह, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। किसको अलग करती है? भारत और चीन को। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच पृथक करती है? तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, भारत और पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है, लोलिता किसकी कृति है? लोलिता किसकी कृति है? आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, लोलिता जो है बी नवाकोव की कृति है। बी नवाकोव, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर का, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। याद रखिएगा, सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में की थी और यह सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक शासन किया था। 1414 से 1451 तक सैयद राजवंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन रहा था और इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी। 86 नंबर का प्रश्न है, राज्य का दर्जा पाने वाला अंतिम संघ शासित प्रदेश कौन सा था? यानी कौन से संघ शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था? 86 का आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। याद रखिएगा, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 22वां राज्य बना था 1975 में। कब बना था? 1975 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्वींसबेरी निगम किस खेल पर लागू होते हैं? क्वींसबेरी निगम जो है किस खेल पर लागू होते हैं? आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग पर। किस पर होगा? बॉक्सिंग पर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीबीएम का क्या नाम है? आईसीबीएम का क्या नाम है? 88 का आंसर क्या होगा? सूर्य। याद रखेगा, आईसीबीएम का नाम सूर्य है। 89 नंबर का प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार बिल्कुल सही, चार्ल्स बेबेज ने किया था। बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। 90 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में भाषा के संबंध में जानकारी दी गई है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है?
बिल्कुल, इसका सही सही जवाब हो जाएगा वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जब मूल संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। बाद में भाषाओं को जोड़ा गया और वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है तिराना किस देश की राजधानी है? तिराना 91 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ किस काम आता है? क्रेस्कोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं? आंसर क्या होगा? बिल्कुल, क्रेस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि नापा जाता है। पौधों की वृद्धि नापने में क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। उल्टा फहराता हुआ झंडा किसका प्रतीक है? अगर कोई झंडा उल्टा फहराया जाता है यह किसका प्रतीक है? बिल्कुल, अगर किसी देश में विपत्ति आती है तो वहां उल्टा झंडा फहराया जाता है। यह उल्टा झंडा जो फहराया जाता है वह विपत्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट है प्रायः यानी प्रातःकालीन शांति का देश कौन सा है? प्रातःकालीन शांति का देश कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा प्रातःकालीन शांति का देश कोरिया है। कौन सा है? कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ जलपोतों के पीछे डबल एस यानी एस एस लिखा रहता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या होगा? बिल्कुल 95 का आपका आंसर हो जाएगा स्टीम सीफ। स्टीम सीफ जो है डबल एस का अर्थ है। नेक्स्ट 96 नंबर का दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। बिल्कुल, दक्षिण गंगोत्री जो है ये अटलांटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का अस्थायी केंद्र है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य के बीच कितने समय का अंतर है? यानी भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितने आगे है, यानी दोनों में अंतर क्या है पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल 5.5 घंटा आगे, यानी आगे है तो प्लस वाला निशान पर मारिएगा, जहां प्लस है माइनस वाला नहीं होगा। 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय जो है वह 82.5 डिग्री से गुजरता है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से, जबकि ग्रीनविच समय 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। ग्रीनविच किसे कहते हैं? 0 डिग्री को, और भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री, 5.5 घंटा का अंतर है। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? पुनर्गठन कब हुआ? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में पारित हुआ था, इसलिए पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। इसकी अध्यक्षता राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। तो याद रखिएगा फजल अली का नाम नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों के लिए गणपूर्ति सदस्य संख्या कितनी है? गणपूर्ति यानी उतना से कम होगा तो उसका कार्यवाही प्रारंभ नहीं होगी। आंसर क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए गणपूर्ति जो है कुल सदस्य का 1/10 उपस्थित होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10 उपस्थित होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें कहा गया है? 100 में कहा गया है। याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में यह बात कहा गया है कि दोनों सदन के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य गणपूर्ति के रूप में होंगे। अंतिम प्रश्न है शरीर का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? शरीर का निर्माणकर्ता, तो निर्माण करने का काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। आंसर क्या हो जाएगा? शरीर का निर्माणकर्ता प्रोटीन होगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा बिल्कुल हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।